रूहानी दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टोरी की दुनिया में। सॉरी भाई, थोड़ी देर से स्टोरी आ रही है, आप लोगों को पता ही है, काम में बिजी हूँ। और इस हफ्ते तो पाकिस्तान से बीना जी का भी मैसेज आ गया कि स्टोरी क्यों नहीं आ रही है। तो चलिए बीना जी, आज की स्टोरी विशेषकर आपके नाम। सुदूर ब्राज़ील के जंगलों के परे एक जनजाति जिसका मुख्य देवता नेक्टोकॉटमस, जिसे मृत्यु का देवता भी माना जाता है, जिसमें अनंत शक्ति है, अनंत ताकत है। वो चाहे तो मनुष्य को मृत से भी जीवित कर सकता है। पाताल की गहराइयों में रहने वाला ये देवता अत्यंत भयंकर दर्शन है, जिसकी मूर्ति अगर कोई साधारण मनुष्य देख ले तो शायद भयभीत हो जाए। और इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मूर्ति कभी कोई नहीं बना सकता, परंतु वो खुद अपनी मूर्ति बना लेते हैं, अपना स्वरूप उसमें ढाल लेते हैं। और ये मूर्ति बनाने की प्रक्रिया अत्यंत भयंकर और डरावनी होती है। दोस्तों, इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बात है जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। कोई भी बात जब हमारे दिमाग में रह जाती है तो हमें बार बार कचोटती रहती है, उसके बारे में और जानने की इच्छा होती है। परंतु अति जिज्ञासा मनुष्य के जीवन में कभी कभी किसी बड़ी मुसीबत को लेकर आती है। अरे क्या हुआ? पता नहीं यार, ये सर्दी पीछा नहीं छोड़ रही। मौसम भी तो बदल रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। पर मैंने तो हर तरह की दवाई कर ली, एलोपैथिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई, पर पता नहीं ये सर्दी कब छोड़ेगी। ऊपर से कल से बुखार सा भी लग रहा है। समरेश और महेंद्र चेस की गोटियां सामने बिछाए बैठे हुए थे। कॉलेज पास करने के बाद दोनों ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बीच बीच में ये महफिल जम जाती है। दोनों ही चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, परंतु कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के चलते आजकल किसी भी टूर्नामेंट वगैरह में भाग नहीं ले पाते, इसलिए खुद की कैपेबिलिटी को मजबूत रखने के लिए शाम को बीच बीच में इस तरह से बैठ जाते हैं। परंतु आज समरेश की तबीयत कुछ खराब होने की वजह से माहौल जम नहीं पा रहा था। महेंद्र बोला, आज तू आराम कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सो जा थोड़ी देर, आज गेम रहने देते हैं। मुझे भी यही लग रहा है यार, पर थोड़ी चिंता भी हो रही है। मम्मी पापा भी दूसरे शहर गए हुए हैं, ऐसे में अपनी तबीयत को लेकर चिंतित हो। अच्छा, तुम्हारे नीचे वो किराएदार रहते हैं ना? आजकल सुना है आयुर्वेदिक दवाई वगैरह दे रहे हैं, काफी लोगों को काफी लाभ भी हो रहा है, तो उनसे क्यों नहीं मिलता? हाँ, सान्याल बाबू, वो तो ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, पर यार उनका शहर में आजकल नाम काफी है। वो अब मेरे बिल्डिंग में जो राघवेंद्र जी रहते हैं, उनकी बेटी को बहुत भयानक तरह का फोड़ा हुआ था, इनकी दवाई से तो ठीक हुई है। और वो जतिन अंकल, उनको तो कहते हैं कैंसर था, इन्हीं की दवाई से ठीक हुई है। अच्छा, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। तू कहता है तो आज शाम को जाकर देखता हूं, क्या पता दवाई काम कर जाए। सान्याल,
समरेश के ही घर में किराएदार के रूप में रहते थे। 2 मंजिला मकान था। ऊपर मंजिल में समरेश अपने माता पिता के साथ रहता था। निचला कमरा किराए पर दिया गया था। सान्याल बहुत ही रिजर्व नेचर के व्यक्ति हैं। जब से घर में आए हैं बहुत कम ही बाहर दिखते हैं। बातचीत तो होती ही नहीं है। बस किराया देने के समय आकर किराया दे जाते हैं समय से। वैसे समरेश के पिता ने भविष्य की योजना बनाकर ही इस घर को खरीदा था। सारी व्यवस्था इत्यादि इस तरह से कर दी गई है कि किराएदार से विशेष कोई संपर्क भी न रहे। बिजली बिल, पानी बिल सब कुछ अलग रखा गया है। ऐसे में मकान मालिक और किराएदार का इंटरेक्ट तो हो ही नहीं पाता है। और फिर ऐसे स्वभाव का व्यक्ति जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता हो, उसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। हमेशा घर शांत सा ही रहता था। परंतु हां, अभी कुछ समय से रात को एक अजीब सा गाने की धुन उनके घर से सुनाई देती। समरेश ने हालांकि ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लगता है कोई नया वाद्य यंत्र वगैरह सीख रहे हैं, जिस वजह से ऐसा बजाते हैं। इस समय समरेश के माता पिता भी उनकी मौसी की शादी में गए हुए थे। इस वजह से घर में समरेश अकेला ही था। स्वास्थ्य की खराबी से परेशान भी था। अगले दिन सुबह सान्याल के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला। सामने खड़ा व्यक्ति अजीब व्यक्तित्व का था। उखड़े उखड़े बाल, चेहरे पर बड़ी दाढ़ी, कपड़े कुछ मैले कुचैले से लग रहे थे। क्या हुआ? सर, कुछ दिनों से सर्दी खांसी से बड़ा परेशान हूं। बहुत तरह की दवाई कराई, कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, आपके बारे में सुन रखा है, आजकल आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं, इसीलिए आया था। अंदर आओ। घर के अंदर का वातावरण भी कुछ अजीब सा था। दिन के समय भी खिड़की पर पर्दे लगाए गए थे। कमरे में डिम रोशनी का बल्ब जल रहा था। अंधेरे का साम्राज्य ज्यादातर घर के हिस्सों को निगले हुए था। कमरे की ठीक बीचों बीच कोई वस्तु रखी थी जो कपड़े से ढकी हुई थी। उसके पास से गुजरते हुए सान्याल बोले, इधर से जरा संभल के आना। आओ आओ, यहां बैठो। उसके बाद उसके नब्ज वगैरह परीक्षण करके वो पास के कमरे में चले गए। समरेश कमरे में बैठा हुआ पूरे कमरे का निरीक्षण कर रहा था और उसका ध्यान बार बार बीचों बीच रखी उस मूर्ति की तरफ खींचा चला जा रहा था। आखिर यह है क्या? कपड़े के सिलवटों से समझ में आ रहा था कि कुछ मूर्ति जैसी ही चीज होगी, पर क्या? उसे देखने का कौतूहल समरेश के मन में पड़ रहा था। अचानक ही सान्याल कमरे से बाहर आए। समरेश बोल पड़ा, सर ये क्या है? वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये लो, ये लिक्विड है, इसे सुबह शाम लेना। और ये कुछ गोलियां हैं। और हाँ, खाने में थोड़ा परहेज रखो, ठंडा खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, खाओगे तो बीमारी और बढ़ सकती है। अच्छा, अब तुम आ सकते हो। बहुत ही ठंडा सा व्यवहार मिला समरेश को। सोचा था मकान मालिक के घर में आने पर व्यक्ति बहुत खुश होगा, परंतु वो तो असंतुष्ट दिखाई दिया। खैर, समरेश वहां से चला गया। दवाइयां काफी कारगर थी। 2-4 दिन में ही उसकी सर्दी पूरी तरह से ठीक हो गई, परंतु दिमाग रह रहकर बार बार उस चीज के बारे में खोज रहा था। आखिर ये आदमी करता क्या है? और वो गाने की आवाज, वो क्या है? घर में वो मूर्ति जैसी चीज क्या रखा हुआ है? एक बार जाकर देखना चाहिए। वैसे तो सान्याल घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, इसलिए समरेश को यह मौका मिल ही नहीं रहा था। दोबारा उसके घर में फिर से प्रवेश होने की हिम्मत भी नहीं थी। परंतु बहुत जल्द यह मौका समरेश के जीवन में आ गया।
एक दिन बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था। दोपहर का समय था। अचानक खटाक की आवाज से चौंक उठा। दरवाजे में ताला लगाने जैसी आवाज ना। बालकनी से नीचे से कोई गुजरे तो दिखता था। उसने देखा सान्याल कांधे में एक बड़ा सा झोला लटकाए बाहर की तरफ जा रहा है। वैसे वो जाता नहीं था, मगर जब जाता था तो शाम तक वापस नहीं आता था। समरेश को लगा यही अच्छा समय है, एक बार जाकर देखा तो जाए आखिर ये आदमी करता क्या है। सान्याल के घर में जाने में कोई विशेष समस्या नहीं थी, क्योंकि घर की डुप्लीकेट चाबी समरेश के पास थी और इस चाबी भी विशेष कामों के लिए ही बनाई गई थी। कभी जैसे किराएदार न रहे तो बिजली बिल, पानी बिल वगैरह अगर घर के अंदर फेंक दिया गया हो, मीटर रीडिंग वाले को मीटर दिखाना हो, या फिर कोई इमरजेंसी में इस चाबी का उपयोग हो सकता था। आज समरेश उसी चाबी का उपयोग करने वाला था। कुछ देर तक उसने इंतजार किया, क्या पता सान्याल लौट आए। परंतु जब आधे घंटे तक उसकी वापसी नहीं हुई तो उसके मन का कौतूहल और बढ़ गया। नहीं, मूर्ति ने तुम्हें मेरे कमरे में बुलवाया और अब शांति से सो जाओ। कहते कहते कमरे में फिर अंधेरा सा छाने लगा और तभी कुछ द्रव सा उसके शरीर को स्पर्श कर रहा था। लिजलिजा, पतला, गरम सा। उसके शरीर से होता हुआ ये द्रव उसके चेहरे की ओर आ गया। उसके होंठों से होता हुआ कुछ बूंद मुंह के अंदर चले गए। ये तो खून है। आसपास थोड़ी सी देखने की कोशिश कर उसे समझ में आया सान्याल उसके पास ही खड़ा है और शायद उसकी
कटी हुई उंगली से ये खून, पर ये सब हो क्या रहा है? आ, 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 आ! अचानक असहनीय दर्द से कर्रा उठा समरेश। पूरा शरीर जैसे फटा सा जा रहा था। पूरे शरीर में अजीब सा दर्द था और एक भयानक चीख के साथ निढाल हो गया था उसका शरीर। कुछ ही पलों बाद समरेश उठ बैठा। जमीन पर उकड़ू बैठ चुका था वो। दोनों घुटने उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहे थे। आंखें जैसे फटकर बाहर आने को थी। पूरा शरीर निर्वस्त्र हो चुका था और धीरे धीरे उसका ये शरीर निर्जीव हाड़ के पुतले में बदलता जा रहा था। नेक्टर थॉमस ने अपनी नई मूर्ति खुद बना ली थी।